नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता कुलकर्णी। श्री विश्व आयुर्वेद एंड पंचकर्मा चिकित्सालय इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम वर्षा ऋतु के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में ग्रीष्म ऋतुचर्या बताई थी, उसमें बताया था कि आयुर्वेद में 6 ऋतुएं वर्णन की है। वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, ये वो 6 ऋतुएं हैं। वर्षा ऋतु में स्वभावतः ही शरीर में वात का प्रकोप होता है। चरकाचार्य और वाग्भटाचार्य ने यही कहा है। तो जैसे बाहर बारिश का सीजन रहता है और बारिश की वजह से जो ठंडक बढ़ती है, जो चिपचिपापन बढ़ता है, उस वातावरण की वजह से हमारे शरीर में भी ठंडक बढ़ती है। तो जैसे आयुर्वेद में चरक ऋषि और वाग्भट ऋषि ने कहा है कि वर्षा ऋतु में शरीर में स्वभावतः वात का प्रकोप होता है और ये जो वात शरीर में बढ़ता है, इसकी वजह से अनेक प्रकार की व्याधियां शरीर में उत्पन्न होती है। तो विशेषतः हम ये कह सकते हैं कि वात के भी जो गुण बताए गए हैं, शीत, रुक्ष, खर, चल, इस प्रकार हर दोष के भी आयुर्वेद में गुण बताए गए हैं। तो वर्षा ऋतु में वात के चल गुण और शीत गुण में वृद्धि होते हुए दिखाई देती है। वात के इन गुणों की वृद्धि की हुई वजह से शरीर में ज़्यादा व्याधियां उत्पन्न होती हुई हमें इस ऋतु में दिखती है। आयुर्वेद में जैसे उत्तरायण, दक्षिणायन कहा है, आदान काल और विसर्ग काल कहा है, तो वर्षा ऋतु में विसर्ग काल आता है। शरीर की जो ताकत है वो इस ऋतु में कम होती हुई दिखाई देती है। जैसे हम कह सकते हैं कि विंटर सीजन में हमारा एक इम्यूनिटी शरीर की अच्छी रहती है, पर वसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में धीरे धीरे शरीर की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो भी निसर्गतः ही कम होती जाती है। इसलिए वर्षा ऋतु में हमें खाने पीने के और जो हमारा विहार हमें बोला है, जो लाइफस्टाइल बोला है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। तो आयुर्वेद के हिसाब से हम अब देखेंगे कि इसमें कौन सा धान्य हम यूज़ करें। तो पहले है चावल। वो भी पुराना चावल खाने के लिए कहा गया है, पर अगर हमारे पास पुराना चावल उपलब्ध नहीं है तो हम जो हमारे पास उपलब्ध है उसी चावल को भून के खा सकते हैं। क्योंकि भून के ऐसा कहा गया है कि कोई भी वस्तु अगर आप भून के खाएं तो उसमें एक लघुत्व आता है और वो पचने में भी हमारे शरीर को आसानी होती है। इस ऋतु में दूसरा धान्य जो बोला है वो गेहूँ है, और गेहूँ हमारे आहार में हमेशा रहता ही है। जिनको आदत है वो ज्वार भी इस ऋतु में खा सकते हैं, क्योंकि वो भी पचने में हल्का धान्य है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वर्षा ऋतु में कौन से धान्य खाने चाहिए। अब दूसरा भाग है सब्जियों का। तो इस ऋतु में ज़्यादातर हरी सब्जियां ना खाएं। एक तो पहली बात यह है कि हरी सब्जियां, इन्हें आयुर्वेद में गुरु कहा गया है। ये पचने में काफ़ी हेवी होती है, और अगर हमें खानी ही हो तो हम इन्हें उबाल के और फिर थोड़ा सा घी या तेल में रोस्ट करके खा सकते हैं। दूसरी चीज़ है स्प्राउट्स। तो जैसे हमने कहा कि ये जो कड़धान्य है, जैसे मूंग, मसूर, मटकी, चने, तो ये भी शरीर में वात बढ़ाते हैं। तो ज़्यादातर जो स्प्राउट्स हैं उनका सेवन भी इस ऋतु में कम मात्रा में ही करें तो बेहतर है। या तो इन्हें दिन का जो समय है उसमें खाएं और रात के समय ना खाएं, क्योंकि ये पचने में भी काफ़ी हेवी होते हैं। तो ये हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जो फल भाजियाँ कही है वो सब हम इस ऋतु में खा सकते हैं, जैसे दूधी, गोभी, फ्लावर, परवल, ये जो सब सब्जियां हैं तो ये हम इस ऋतु में खा सकते हैं। अभी इस ऋतु में पान क्या होना चाहिए, हमें क्या पीना चाहिए। तो जैसे आयुर्वेद में कहा है कि मधुसिद्ध जल इस ऋतु में श्रेष्ठ कहा गया है, और ये मध यानी कि हनी है, तो ये भी अगर पुराना हो तो बहुत अच्छा रहता है। पर अब हमें पुराना अवेलेबल होना पॉसिबल है या नहीं, वो डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो भी हनी अवेलेबल है वो अगर हम पानी के साथ ले, थोड़े गुनगुने पानी में ले, तो हमें उससे बहुत ताकत भी मिलती है। और ये जो है मधुसिद्ध जल, ये शरीर में बढ़ा हुआ कफ और वात इनको कम करता है।
इसलिए इस जल का हमें ज़रूर सेवन करना चाहिए। और दूसरा है शुंठी सिद्ध जल। तो हमें पता ही है कि हमारे घर में अदरक, सूंठ ये सब चीज़ें रहती ही है। तो हम बहुत आसानी से शुंठी सिद्ध जल बना सकते हैं। पानी को उबाल के उसमें हमें 1 चम्मच सूंठ पाउडर मिलानी है, और 1 लीटर पानी में अगर हम 1 चम्मच सूंठ पाउडर मिलाएं तो भी काफ़ी है। और वो पानी उबाल के ढक के हमें रखना है, और फिर छान के वो ही पानी अगर हम दिन भर सेवन करें तो इससे शरीर में इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और दूसरा ये है कि इससे हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बहुत अच्छी तरह से एक्टिवेट होती है। और इस ऋतु में जो पेट में भारीपन और पेट साफ ना होना, गैसेस, ये सब जो कंप्लेंट्स हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है, उसमें अगर हम शुंठी सिद्ध जल का पान करें तो इससे हमें बहुत राहत मिलती है। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि इस ऋतु में हमें कौन से फलों का सेवन करना चाहिए। तो फल जो है, तो आयुर्वेद के हिसाब से हर एक फल शरीर में थोड़ा बहुत तो कफ बढ़ाता ही है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जैसे मैंने कहा कि बाहर के वातावरण में जो चिपचिपापन इस ऋतु में आता है पानी की वजह से, वो ही चिपचिपापन हमारे शरीर में तैयार ना हो, जिसे आयुर्वेद में क्लेद ऐसे कहा गया है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जो फल शरीर में कफ की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, वो फल हमें इस ऋतु में अवॉइड करने हैं। तो जो फल नहीं खाने हैं वो है केला, अमरूद, सीताफल और चीकू। तो ये 4 जो फल है, ये शरीर में ज़्यादा चिकनापन या चिपचिपापन निर्माण करते हैं। इन फलों का अगर हम देखें, अगर ये फल ज़्यादा पके तो हम ये देख सकते हैं कि ये फल अगर हम खोलें तो इसमें कभी कभी छोटे कृमि भी हमें देखने को मिलते हैं, या उसमें एक तार आ जाती है, एक चिपचिपापन आ जाता है। तो जैसा ये फल पकने के बाद उसमें जो बदल होता है, उसमें जो चेंज होता है, वही हमारे शरीर में वही गुणधर्म वो फल बढ़ाते हैं। इसलिए इन 4 फलों का सेवन इस वर्षा ऋतु में ना करें। पर इसके अलावा जो सीजनल फ्रूट्स है, जैसे पपाया है, पोमेग्रेनेट है, और आंवला है, अंजीर है, तो ये जो फल है ये शरीर में कफ बढ़ाते नहीं हैं, बल्कि वात का शमन करने में ये फल श्रेष्ठ है। तो ये फल हम खा सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में काली मनुका, खजूर, ये जो 2 ड्राई फ्रूट्स है, और बादाम, ये हम खा सकते हैं। और इसे हम ज़्यादातर अगर भिगो के खाएं, रात भर पानी में भिगो के अगर हम दूसरे दिन इसका सेवन करें तो ये हमारे शरीर में बहुत अच्छा बल प्रदान करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि कौन से फल खाएं और कौन से ना खाएं, इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि इस ऋतु में हमें विहार क्या करना चाहिए, जैसे व्यायाम कितना करना चाहिए। तो जैसे पहले मैंने बताया कि वर्षा ऋतु में शरीर का बल स्वभावतः ही कम रहता है, तो इसलिए हमें थोड़ा हल्का ही एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज ना करें, इस ऊपर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ज़्यादा व्यायाम करें, अति व्यायाम से भी शरीर में वात बढ़ता है, और ये जो वात बढ़ता है वो आगे जाके काफ़ी बीमारियों का कारण होता है। स्पेशली वर्षा ऋतु में हमें हल्का ही व्यायाम करना है। और दूसरा प्राणायाम, योगासन, ये अगर हम ज़्यादा करें तो इसमें हमें अधिक फ़ायदा देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि वर्षा ऋतु में हमें पंचकर्म चिकित्सा कौन सी करनी चाहिए। तो वर्षा ऋतु में जो पंचकर्म कहा गया है, उसमें बस्ती चिकित्सा यह श्रेष्ठ चिकित्सा कही गई है। जैसे आयुर्वेद में कहा है कि वर्षा ऋतु में स्वभावतः वात का प्रकोप होता है, शरीर में वात बढ़ता है। तो इस वात को जीतने के लिए आयुर्वेद में बस्ती चिकित्सा यह श्रेष्ठ चिकित्सा कही गई है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये क्या है बस्ती, पर सिंप्लीफाइड हम ऐसा कह सकते हैं कि बस्ती का मतलब एनिमा है। पर ये एनिमा पानी का या सोप वाटर का नहीं रहता, ये मेडिकेटेड ऑयल्स और मेडिकेटेड जो हमारे काढ़े हैं उनका उपयोग करके हम बस्ती देते हैं।
और बस्ती हम जो है वो गुरुद्वार से देते हैं, और बस्ती के जो उपयोग है वो बहुत सारे उपयोग आयुर्वेद में कहे गए हैं, इसलिए हम उसका उससे डिटेल में आगे देखेंगे ही कि किन व्याधियों में और किस तरह के बस्ती दिए जाते हैं। पर वर्षा ऋतु में सर्व शरीर को अभ्यंग करना मीन्स मेडिकेटेड जो ऑयल्स है जैसे नारायण तेल, महानारायण तेल, चंदन बलल आक्षादी तेल, इन तेलों से हमारे शरीर को हमें मसाज करना बहुत ज़रूरी है और बस्ती लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये 2 कर्म करें तो इससे हम हमारे शरीर में वात का प्रकोप होने से रोक सकते हैं और हमारे शरीर में वात से जो भी व्याधियाँ उत्पन्न होने वाली हैं उन्हें भी प्रतिबंध कर सकते हैं। और ऐसा कहा गया है कि अगर वर्षा ऋतु में हम वार्षिकतः एक 8 बस्ती का या 15 बस्ती का अगर कोर्स करें तो इससे वर्ष भर पूरा साल हमारी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी रहती है, मतलब पूरा साल हमारे शरीर में वात प्रकोप नहीं होता। तो इसी तरह से हमने देखा कि वर्षा ऋतु में हमें कौन सी पंचकर्म चिकित्साएं करनी है। तो इस तरह हमने देखा कि वर्षा ऋतु में खान पान क्या होना चाहिए, फल कौन से खाने चाहिए, व्यायाम कितना करना चाहिए और पंचकर्म चिकित्साएं कौन सी करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, आपके सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं और हमारा जो श्री विश्व आयुर्वेद और पंचकर्म चिकित्सालय ये यूट्यूब चैनल है इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।